हेलो एवरीवन, आज की कहानी है नए जमाने के ससुर जी। बेटा संगीता, क्या तुम अपने ससुर जी के लिए पतला सा दलिया बना दोगी? वो उनकी दांतों से रोटी सही से चपती नहीं है। मीना जी ने बड़े सहमे से लहजे में किचन में खाना बना रही अपनी बहू संगीता से कहा। सास की बात पर संगीता भड़कते हुए बोली, ओ बुढ़िया, ऑर्डर तो ऐसे दे रही हो जैसे किसी रेस्टोरेंट में वेटर को खाने का ऑर्डर दे रही हो। पतला सा दलिया चाहिए? अरे मैंने क्या ठेका उठा रखा है सबका? जो मुंह उठाई चली आती हो फरमाइश करने। जा यहाँ से, अब मेरे सिर पर मत नाचती रहे, मुझे बहुत काम है। बहू के कटु वचन सुन मीना जी सहम जाती है और आंसू मोतियों की तरफ पलकों से टपकने लगते हैं। आंसू साफ करके सिर झुकाए वो अपने कमरे में वापस आती हैं। पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पति मनोज जी उनका मन पड़ने में देरी नहीं लगाते और मीना जी के कुछ कहने से पहले वह पत्नी को अपने पास बैठाकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर समझाते हुए तसल्लीपूर्वक कहते हैं, क्यों उदास होती हो मीना? संतान तो इनके भी हैं। आज जैसा व्यवहार यह लोग हमारे साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार उनकी संतान कल उनके साथ करेगी, तुम देखना। मीना जी बोली, आप छोड़िए इन लोगों को, अभी भगवान की दया से मेरे हाथ एकदम सही सलामत है तो मैं खुद भी पका कर खा सकती हूँ। बस वो चुड़ैल संगीता ही किचन में पैर नहीं रखने देती, जैसे कि मैं अछूत हूँ। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, वो खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाए, फिर मैं आपके लिए दलिया बनाकर लाऊंगी। थोड़ी देर बाद संगीता के कमरे में जाने के बाद मीना जी पति मनोज जी के लिए दलिया बना ले आए और बड़े प्रेम से उन्हें दिया। मीना जी और मनोज जी के विवाह को लगभग 40 वर्ष पूरे होने को आए थे। अब जब मीना जी का विवाह मनोज जी से हुआ तब वो सिर्फ 18 साल की थी। बड़ी पतली दुबली, परंतु स्वभाव ऐसे कि आते ही ससुराल में पति से लेकर सास ससुर सबका मन जीत लिया था। जहां मीना जी नटखट और चंचल स्वभाव की थी, वहीं दूसरी ओर मनोज जी हट्टे कट्टे स्वभाव, स्वाभिमानी स्वभाव के गबरू जवान थे। मनोज जी की प्राइवेट जॉब थी। विवाह के 2 वर्ष बाद मीना जी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश 3 वर्ष की उम्र में ही चेचक की बीमारी के चलते भगवान को प्यारा हो गया। बेटी के जाने के साथ मीना जी और मनोज जी की हंसी खुशी भी गायब हो गई। उदासी और वीरानी ने घर में पैर पसार लिया, परंतु यह उदासी के बादल छटे मीना और मनोज जी के दूसरे बेटे सौरभ के जन्म से। उसकी किलकारियों ने जब घर को फिर से जीवित कर दिया और फिर सौरभ के जन्म के 3 वर्ष बाद एक नन्ही सी गुड़िया वीना के आने से मीना और मनोज जी का परिवार पूरा हो गया। मनोज जी की प्राइवेट जॉब होने के बावजूद भी पाई पाई जोड़कर दोनों अपने सपनों का महल खड़ा किया। दोनों ने बड़ी मेहनत करके अपना जो सुंदर सा और बड़ा सा घर बनाया था, उनके लिए वो महल से कम नहीं था। अपने दोनों बच्चों की परवरिश में भी उन्होंने कभी खाने पहनने में कोई कमी नहीं की थी। दोनों बच्चे सौरभ और वीना की शिक्षा पर भी उन्होंने काफी जोर दिया। मीना जी एक समझदार गृहिणी की भांति पति की छोटी सी कमाई में भी तिनका जोड़कर अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया। वीना बिल्कुल अपनी माँ की छवि थी, सुंदर, सुशील और थोड़ी सी नटखट। मीना जी और मनोज जी वीना की शादी बेटे से पहले करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वीना की बीएससी होने के बाद एक अच्छे परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया। फिर 3 माह बाद ही वीना का विवाह नीरज से संपन्न हो गया। मीना जी और मनोज जी ने नीरज के रूप में दामाद नहीं, एक और बेटा पाया था। नीरज बहुत ही समझदार, संस्कारी और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति। मीना जी और मनोज जी को अपने माता पिता समान ही आदर सम्मान देते थे। नीरज रेलवे में सरकारी कर्मचारी थे, जिस कारण बस उनका ट्रांसफर होता रहता था, इसलिए वह लोग मीना और मनोज जी से मिलने कम ही आ पाते थे। परंतु उनकी प्यारी सी 8 वर्षीय बेटी अपने नाना नानी से मिलने को हमेशा बड़ी उत्साहित रहती थी। सौरभ की जॉब लगने के बाद उसने भी अपनी पसंद की लड़की संगीता से शादी कर ली। सौरभ ने संगीता की छवि अपने माँ और पिता के सामने
ऐसा दर्शाया था। उसे मीना जी और मनोज जी को लगा कि बहू के आने से घर की रौनक और ज्यादा बढ़ जाएगी, परंतु हुआ इसके विपरीत। संगीता के आने से जैसे घर के सारे रंग फीके पड़ गए। उसका व्यक्तित्व था कठोर, निर्दयी और बेहद बदतमीज। सास ससुर को मान सम्मान देना तो दूर की बात, वह तो सास के साथ ऐसा बर्ताव करती थी जैसे मीना जी उसकी सास नहीं सौतन हो। आज भी संगीता गुस्से से लाल हुई पति के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सौरभ ऑफिस से घर आया, उसके आते ही सौरभ पर आंखें निकाल निकाल कर भड़कना शुरू कर दिया। क्यों जी, आपके बूढ़े माँ बाप ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई नौकरानी हूँ या कोई अलादीन का चिराग से निकला हुआ जिन, जो जब देखो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप मेरे सामने खाने की नई नई फरमाइश लेकर पहुँच जाते हैं। सौरभ भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप संगीता की कड़वी बातें सुन रहा था। संगीता फिर बोली, आपने क्या बोला था शादी से पहले मुझे कि संगीता डार्लिंग, तुम तो मेरे दिल की मलिका हो, तुम्हें तो मैं अपने घर की रानी बनाकर रखूंगा, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा, और यहाँ देखो रानी की बजाय मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। अरे मैं अकेले क्या क्या करूं? आपका काम करूं, आपके दो सपूतों को संभालूं, या उन 2 बुढ़ों की सेवा करूं, या उनकी फरमाइशें पूरी करूं? सौरभ डरते डरते कहता है, संगीता डार्लिंग, तुम गुस्सा क्यों करती हो? अरे माँ किस काम आएगी? तुम माँ से काम क्यों नहीं करवाती हो? पूरा दिन खा पी कर बिस्तर ही तो तोड़ते हैं दोनों। पति की बात सुन संगीता ने फिर आंखें दिखाते हुए कहा, नहीं जी, मुझे न उनका काम करना है और ना ही उनसे अपना काम करवाना है। आप क्या चाहते हो? उनसे अपना काम करवा कर मैं अपना काम बिगड़वा लूं? अब मुझे आपकी एक बात नहीं सुननी, आज मैं बता ही देती हूँ। या तो आप उन दोनों बुढ़ों को चूल्हा अलग करवा दो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, वो भी अकेले। फिर संभालना अकेले अपने दोनों बेटों को और अपने सन की माँ बाप को। सौरभ बोला, शांत हो जाओ संगीता, तुम गुस्सा थूक दो। मेरी प्यारी पत्नी, मैं अभी इलाज करता हूँ दोनों का, चलो आओ मेरे साथ। संगीता और सौरभ गुस्से में तिलमिलाए हुए मीना जी के और मनोज जी के कमरे में की तरफ जाते हैं। सौरभ, जो अभी तक भीगी बिल्ली बनकर संगीता की बातें सुन रहा था, अपने माता पिता के सामने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहता है, तुम दोनों को आखिर दिक्कत क्या है? क्यों चैन से नहीं जीने देते हो तुम संगीता को? क्यों इतना जलते हो? तुम दोनों की पसंद की लड़की से शादी कर लेता तब तो तुम दोनों खूब खुश रहते ना, क्योंकि मैं अपनी पसंद की लड़की को बहू बनाकर ले आया, इसलिए बेचारी को टॉर्चर करते हो। सौरभ की बात सुन मीना जी और मनोज जी दोनों दंग रह जाते हैं और मनोज जी कहते, बेटा ये कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा तू हम पर? तू तो इकलौता बेटा है, भला हम तुझसे और बहू से क्यों जलने लगेंगे? इस पर मीना जी भी बोलती है, बेटा हम दोनों तो बहू को बिल्कुल भी तंग नहीं करते। सास की बातें सुन संगीता बोली, ओहो सौरभ, देखो तो जरा तुम्हारे सामने कैसे शरीफ बन रहे हैं बेचारे। और फिर चिल्लाया, अरे संभाल तो रखा इसने पूरा घर, और क्या तुम दोनों अब इससे हल जुतवाओगे? अब मैं निर्णय ले चुका हूँ कि कल से तुम दोनों अपना चूल्हा अलग कर लो, फिर चाहे तुम खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, साग खाओ या रोटी, हमें कोई मतलब नहीं है। बेटे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनते दोनों बूढ़े माँ बाप जैसे बहुत चक्के रह जाते हैं। अचानक उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वह कोई अनाथ हो, लवारिस हो। दोनों की आंखों में आंसू भर आते हैं। मीना जी तो खुद को रोने से रोक नहीं पाती, रोते रोते बोलती है, बेटा तू होश में तो है? क्या कह रहा है? इस उम्र में तू हम लोगों को ऐसे अलग चूल्हा करने को बोल रहा है? हमने तो सारी जिंदगी जो कमाया इस घर में और तेरी अच्छी परवरिश में, तेरी शादी और पढ़ाई लिखाई में लगा दिया, अब इस बुढ़ापे में हम अपना खर्चा कैसे उठाएंगे? सौरभ बोला, मैं कुछ नहीं जानता, कल से संगीता तुम लोगों के लिए खाना नहीं बनाएगी बस। और वैसे भी इस उम्र में तुम लोगों का खर्चा ही क्या है? क्यों चाहिए तुम्हें इतने पैसे? अरे राम नाम जपो बस। फिर पत्नी की तरफ देखते हुए कहता है, संगीता अपने पुराने पड़े बर्तनों में से कुछ बर्तन और पुराना छोटा वाला गैस चूल्हा इनको दे देना, और फिलहाल इनको अपने सामान में से ही थोड़ा आटा चावल वगैरह भी दे देना। बाद में
देखा जाएगा। सौरभ अपने बूढ़े माँ बाप को अपना फरमान सुना पत्नी का हाथ पकड़ वहां से चला जाता है और पीछे रह जाते हैं आंखों में आंसू और दिल में पीड़ा लिए उसके बूढ़े माँ बाप। संगीता ने पति के कहे अनुसार कुछ पुराने बर्तन, गैस और खाने पीने के सामान दोनों के कमरे में लाकर पटक दिया और चलती बनी। अब अगले ही दिन से दोनों बूढ़े माँ बाप अपना खाना जैसे तैसे करके अलग बनाने लगे और पर इसमें भी संगीता को सुकून न था। अब भी मीना जी को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक दिन मीना जी बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े धोकर बाहर आंगन में रस्सी पर सुखा रही थी। तभी संगीता भी अपने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेकर आई और मीना जी के धुले हुए कपड़े रस्सी के नीचे फेंकते हुए बोली, ए बुढ़िया, अभी तो मैं कपड़े धोकर लाई हूँ, पूरी रस्सी पर तू ही अपने कपड़े डाल देगी तो मैं अपने कपड़े तेरे सिर पर फैलाऊंगी। मीना जी को संगीता की इस बेहुदा हरकत पर बहुत गुस्सा तो आया, परंतु उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए गिरे हुए कपड़े फिर से उठा लिए और वापस धोकर इस बार छत पर सुखाने के लिए चली गई। क्योंकि वो एक समझदार महिला थी, इसलिए जानती थी कि ऐसे लोगों से बहस या झगड़े में पड़ना समझदारी की बात नहीं है। अगले दिन बाहर आंगन में बनी हुई टंकी पर मीना जी अपने जूठे बर्तन धोने के लिए बैठी तो संगीता फिर से उनको देखकर दौड़ते हुए अपने भी बर्तन धोने के लिए ले आई और बोली, चल हट बुढ़िया, पहले मुझे बर्तन धोने दे, तू मेरे बाद धोना। बहू की बात पर मीना जी बोली, बहू तू तो अपने किचन में भी सिंक में बर्तन धो सकती है, यहाँ पर मुझे धोने दे। सास की बात पर संगीता मुंह बनाते हुए बोली, मैं तेरी गुलाम नहीं जो तेरे इशारे पर नाचूं। तू जो बोले मैं वो करूं, जहाँ बोले मैं वहाँ बर्तन धोऊं। बहू की बात सुनकर मीना जी एक बार फिर गुस्से की घूंट पी कर रह गई। संगीता अक्सर ही ऐसा करती, वह हर काम में मीना जी की नकल करती, जैसे मानो उसके सासू माँ से कोई कंपटीशन चल रहा हो। ना जाने उसे यह सब करके क्या मजा आता था। संगीता के द्वारा दिया गया खाने का सामान भी अब खत्म होने को था। मीना जी अपने पति से बोली, देखिए न जी, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं। न संगीता ने अपने सामान में से कुछ सामान दिए और न ही सौरभ ने सामान के लिए पैसे। इस पर मनोज जी कहते हैं, मीना, यदि उन लोगों को हमारा इतना ख्याल होता तो वो हमें अलग ही क्यों करते। मीना जी बोली, परंतु सौरभ ने कहा था कि वो हमें खर्चे के पैसे तो दे ही देगा, फिर हमें उसे बताना चाहिए कि हमारा सब सामान खत्म हो गया है, फिर वो हमें पैसे दे या सामान। मनोज जी बोले, ठीक है, तुम एक बार जाकर उससे बात कर लो। मीना जी सौरभ के ऑफिस से आने के बाद उसे अपनी परिस्थितियां बताते हुए कहती है, बेटा, हमारा सारा सामान खत्म हो गया है, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं, या तो तू संगीता से थोड़ा सामान दिलवा दे या थोड़े पैसे दे दे तो मैं खुद ही सामान खरीद ले आऊंगी। माँ की बात सुनकर सौरभ अपमानजनक लहजे में बोला, इतनी जल्दी डकर गए तुम दोनों, इतना सारा सामान। समझ गया मैं तुम्हारी चालाकी, तुम्हें सामान के बहाने पैसे चाहिए मौज मस्ती के लिए। मेरे पास तुम लोगों की अय्यासी के लिए न फालतू पैसे है और न ही संगीता अब तुम्हें अपनी किचन में से एक भी चावल का दाना देगी। मेरे सिर पर मत खड़ी रहो, अभी ऑफिस से आया हूँ, दिख नहीं रहा है, चैन की सांस लेने दो मुझे। बेटे के मुंह से इतनी कूट वचन सुन अपने आंसू रोक नहीं पाई। बेटे की बातें सुनकर उनको कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर रही थी। उनकी स्थिति ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। रोते रोते वो अपने कमरे में वापस आई और मनोज जी से सारी बातें बताई। मनोज जी अपनी पत्नी को बड़े प्यार से चुप कराए, उनको तसल्ली देते हुए कहा कि अभी तुम्हारा पति जीवित है मीना, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऐसी संतान की वजह से रोने नहीं दूंगा और न ही भूखा मरने दूंगा। फिलहाल तो हमारे पास दोपहर का बचा हुआ खाना है ही, तुम भगवान का नाम लेकर खाओ आराम से, मैं कल करता हूँ कुछ। मीना जी बोली, परंतु आप क्या करेंगे, आपकी तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं रहती। पर मीना, जब तक जीवित है ऐसे भूखे तो नहीं मर सकते ना, हूँ बाहर जाकर कुछ न कुछ हाथ पैर मारूंगा ही, चाहे कोई मजदूरी ही क्यों न करनी पड़े। मनोज जी ने पत्नी की बात का उत्तर देते हुए कहा और पत्नी को तसल्ली से खाना खिलाकर दोनों लोग सो गए। दोनों के पास खाने को कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में भूखे पेट पत्नी के मना करने पर भी मनोज जी
किसी काम की तलाश में पैसे कमाने की आस लिए घर से निकल पड़ते हैं, पर बूढ़ी हड्डियां और भूखी आंतें कहाँ तक साथ देती। अपने मोहल्ले की गली पार करते ही वो कमजोरी की वजह से चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। तभी मोहल्ले के कुछ लड़के उनको देखते ही उठाकर घर छोड़ जाते हैं और मीना जी से उनका ख्याल रखने को बोलते हैं। मीना जी पति के ऐसी बेसुध हालत में देखकर एकदम घबरा जाती है और मोहन जी को लेटाकर सबसे पहले पानी पिलाती है और कहती है, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, थोड़ी आपकी तबीयत संभलती है तो मैं आपको पड़ोस वाले क्लिनिक ले चलती हूँ। शर्मा जी का डॉक्टर बेटा तो आपका बड़ा आदर करता है, आपसे थोड़ी बहुत दवाई के पैसे भी नहीं लेता। थोड़ी देर बाद मनोज जी को सहारा देकर पड़ोस की क्लिनिक में ले जाती है तो डॉक्टर उनको दांत लगवाने का सुझाव देते हुए कहता है, चाचा जी को किसी दवाई की जरूरत नहीं है, इनका अच्छे से खान पान की जरूरत है। दांत न होने की वजह से खाना अच्छे से नहीं खा पाते, इसलिए कमजोरी आ गई है। फिलहाल मैं अपने पास से ताकत की कुछ कैप्सूल दे देता हूँ, परंतु आप उनको दांत लगवा दीजिए ताकि यह खाना अच्छे से खा पाए। मीना जी सौरभ के आगे गिड़गिड़ाते हुए पैसे की भीख मांगती है, परंतु सौरभ जरा भी दया नहीं दिखाता है और पैसे देने के लिए साफ मना कर देता है और उसी दिन अपने बीमार बूढ़े माँ बाप को घर में अकेला छोड़ पत्नी और बच्चों के साथ 5 दिन की ट्रिप पर निकल जाता है। संयोगवश उस दिन सौरभ के जाने के बाद भगवान मसीहा बनाकर वीना और नीरज को भेज देते हैं, जो लगभग पूरे 1 साल बाद मीना और मनोज जी से मिलने आए थे। जैसे ही वह लोग मीना और मनोज जी के कमरे में आते हैं, बीमार भूख से तड़पते हुए माता पिता को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। वीना की तो जैसे रूह कांप जाती है। मीना और मनोज जी भी बेटी और दामाद को देखकर बहुत रोते हैं और सारी स्थिति का वर्णन करते हैं। वीना और नीरज को तो इतना गुस्सा आता है कि अगर सौरभ और संगीता इस समय उनके सामने होते तो वह लोग उनको मार मार कर भरता बना देते। वीना और नीरज इस समस्या का हल ऐसे निकालते हैं कि सौरभ और संगीता के ट्रिप पर वापस आने से पहले मीना स्टोर के नाम से बच्चों के खिलौने की एक छोटा सा दुकान खोल देते हैं, जिससे कि मीना और मनोज जी का समय भी बीत जाए और उनको पाई पाई के लिए बेटों के आगे हाथ भी ना फैलानी पड़े। माँ और पापा जी को ख्याल रखने का बोलकर वे लोग चले जाते हैं। जैसे ही सौरभ और संगीता ट्रिप से वापस आते हैं, मीना स्टोर देखकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। दोनों समझ गए कि यह मदद वीना और नीरज के सिवा कोई नहीं कर सकता। संगीता जो हर काम में सास की कॉपी करती है, सास की दुकान देखकर पैर पटकते हुए पति से कहती है, देखा बूढ़ी हड्डियों में अभी कितना दम है। हम ट्रिप पर गए थे तब दोनों बीमारी का कैसा नाटक कर रहे थे और इतनी जल्दी दुकान भी खोलकर बैठ गए। जब ये बूढ़े इस उम्र में दुकान खोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मुझे भी आप ऐसा ही सेम टू सेम दुकान खुलवा कर दो। उसकी जीत के आगे सौरभ हार मान जाता है और उसको ठीक माता पिताजी की दुकान के सामने ही संगीता स्टोर के नाम से खिलौनों का ही दुकान खुलवा देता है। संगीता के दुकान खोलते ही फिर से मीना जी को तंग करना शुरू कर दिया। जो ग्राहक मीना जी के दुकान की तरफ जाते थे वह बड़ी चालाकी से ग्राहकों को लुभाते हुए कहती, अरे बहन जी आप मेरी दुकान पर आइए, एक से बढ़कर एक लेटेस्ट सामान रखती हूँ। ऐसी चालाकी करके संगीता सारे ग्राहक अपनी दुकान की तरफ खींच लेती और उधर मीना जी को नुकसान होने लगता, क्योंकि उनकी दुकान पे आने वाले ग्राहक सब संगीता की दुकान पर चले जाते। पर उसके नकली और कमजोर खिलौने ज्यादा दिन ग्राहकों को लुभा नहीं सके और शिकायतें आने शुरू हो गई, क्योंकि संगीता कम दाम में ज्यादा लाभ उठाने के लिए डुप्लीकेट सामान लाती थी, जबकि मीना और मनोज जी एकदम ओरिजिनल सामान लाते थे। अब सारे ग्राहक फिर से मीना स्टोर से ही सामान खरीदने लगते हैं। उधर संगीता के दुकान पर अब कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं जाता। अधिक नुकसान होने के कारण मीना अपनी सास से कुछ पैसे उधारी मांगती है। मनोज जी के मना करने पर भी मीना जी संगीता को पैसे दे देती है। 2 महीने में लौटा दूंगी ये वादा कर संगीता पैसे ले लेती है। 3 महीने हो जाते हैं पर संगीता मीना जी से लिए पैसे वापस नहीं करती। इधर मीना जी की दुकान का सारा सामान खत्म होने वाला होता है तो संगीता से पैसे मांगने जाती है। बस फिर क्या था, संगीता उन पर भड़क उठी। तभी मनोज जी संगीता से कहते बहू थोड़ी तो लाज शर्म रख लिया करो, तेरी सास है वो, सास भी माँ की
सास भी माँ ही होती है। मनोज जी ने संगीता को समझाते हुए कहा। संगीता और ज्यादा भड़क गई और कहा, अरे यह माँ नहीं, ये तो डायन है, डायन, जो अपने बेटे बहू को जरा सा पैसे देकर मांग रही है। इतना सुन मनोज जी क्रोधित हो उठे और मीना जी का हाथ पकड़ उन्हें कमरे में लेकर चले गए। इतने में सौरभ भी आ गया। पत्नी को गुस्से में लाल देकर पूछने लगा, अब क्या हो गया भाग्यवान? संगीता पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे सौरभ भी कमरे में चला गया। उधर मनोज जी बोले, मीना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि बस कोई अनर्थ ही हो जाएगा। देवी सम्मान सास को डायन बोल रही है, मेरा हाथ उठ जाएगा। नहीं जी, बस अच्छा हुआ कि आप मुझे कमरे में ले आए। यह तो बहुत बदतमीज लड़की है, इसे बड़ों का सम्मान का भी नहीं पता। सुबह बाजार जाकर दुकान के लिए सामान भी लाना है, जल्दी से सो जाते हैं। उधर सौरभ खाना वाना खाकर सोने के लिए तैयार था। बच्चे भी सो चुके थे। संगीता बैठी हुई सोच में डूबी थी। अरे क्या सोच रही हो, सोना नहीं है क्या? हाँ अभी सो रही हूँ, तुम सो जाओ। सौरभ सो जाता है। संगीता सोचती है, बूढ़ों को तो सबक सिखाकर रहूंगी। वह रात भर इस फिराक में थी कि कब सास ससुर सोए और मैं उनके पैसे साफ करूं। रात के 2 बज चुके थे। अपनी खुरापाती में कभी कमरे से बाहर जाती, कभी अंदर आती, फिर बाहर गई। सास ससुर के कमरे में चुपके से झांक कर देखा तो दोनों नींद में खर्राटे मार रहे थे। वह धीमे धीमे कदमों से अंदर घुसी और अलमारी के पास पहुंच गई, जिसमें मीना जी ने सामान लाने के लिए पैसे रखे थे। उसने पूरी अलमारी की तलाशी ली, उसे कुछ नहीं मिला। उसका ध्यान सोए हुए ससुर जी पर था। कहीं जाग गए तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अलमारी में उसे कुछ न मिला। उसका मुंह बन गया। बुढ़िया ने कहाँ रखे ये पैसे? बुढ़िया बड़ी चालाक है, वो अपने मन में सोच रही थी। तब कभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक थैले पे पड़ती है। होना हो बुढ़िया इसी में पैसे रखे होंगे, यही थैला लेकर जाने वाले हैं कल ये लोग। चलो इसे चेक करती हो। तभी मनोज जी करवट लेते हैं तो संगीता घबरा कर नीचे बैठ जाती है। उनको सोता देख फिर से खड़ी होती है और दीवार पर टंगे थैले में से जैसे ही हाथ डालती है तो उसके अंदर एक छोटा सा पर्स था। वह उसे बाहर निकाल कर चेक करती है तो उसमें अच्छी खासी रकम देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। वो पैसा देखकर इतनी उत्साहित हो जाती है कि वह पर्स ले धीमे धीमे कदमों से बाहर आ जाती है और चैन की सांस लेती है। शुक्र है भगवान का, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सोचते हुए अपने कमरे में जाकर अलमारी में वह पैसे वाला पर्स रख देती है और बिस्तर पर पलटी मार आराम से सो जाती है। हर रोज की तरह मीना जी मनोज जी सुबह उठ नहा धोकर पूजा पाठ कर नाश्ता कर जैसे ही चलने के लिए थैला उठाकर उसमें हाथ देते हैं, उसमें पर्स ना पाकर घबरा जाते हैं। थैले को बार बार चेक करते हैं, उसे अलट पलट कर देखते हैं। दोनों पसीने में तरतर हो गए। बूढ़ी हड्डियों ने दिन रात की कड़ी मेहनत कर वो रकम इकट्ठा की थी। दोनों का हार्ट फेल होने को आ गया। मेरे सामने ही रखे थे। मीना तुमने तो इसमें कहाँ गए, किसने उठा लिए? मनोज जी ने घबराते हुए कहा। कहाँ जाएंगे, यह काम संगीता के अलावा और कौन कर सकता है? हमारे घर में चोट चक्के तो आने से रहे। रात उसके साथ कहाँ सोनी हो गई थी? देखा नहीं था तुमने कैसा व्यवहार कर रही थी? तो क्या वो पैसे नहीं चुरा सकती? लेकिन उसकी तलाशी कैसे ले? अब तो सौरभ भी जागने वाला होगा। संगीता तो बवंडर मचा देगी। बवंडर मचाए तो मचाए, हमारी मेहनत के पैसे हैं, ऐसे नहीं जाने दूंगे। इतना का दोनों सौरभ के कमरे में चले जाते हैं। सौरभ जाग गया होता है। संगीता सो रही होती है। सुबह सुबह ऐसे अचानक अपने माता पिता को अपने कमरे में देख सौरभ हैरान हो जाता है। क्या बात है, तुम दोनों को शर्म नहीं आई? क्या बेटी बहू के कमरे में घुसे आ रहे हो? हमें तो शर्म है, तेरी पत्नी को ही शर्म नहीं जो रात को चोरी करती फिरती है। मनोज जी ने कहा तो सौरभ चिल्ला उठा, जवान संभाल कर बात करो, होश में भी हो, क्या बोल रहे हो? सौरभ की तेज आवाज सुन संगीता और बच्चे भी उठ खड़े होते हैं। क्या बात है जी, क्या हुआ है सुबह सुबह? और यह लोग हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? बहू इतनी भोली मत बनो, हमें सब पता है, मीना जी बोली। तो संगीता यहाँ भी अनजान बनते हुए बोली, क्या पता है? यही कि तूने हमारे पैसे चुराए हैं। सुन संगीता गुस्से में भड़क जाती है और सास पर हाथ उठाने वाली होती है तो मनोज जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उठाकर दिखा जरा हाथ।
मनोज जी गुस्से में बोलते हैं तो सौरभ को भी गुस्सा आ जाता है। कैसा व्यवहार कर रहे हो मेरी पत्नी के साथ बुड्ढे, एक तो झूठा इल्जाम लगा रहे हो, ऊपर से इतना घटिया व्यवहार कर रहे हो, तो फिर तलाशी दिल खोलकर अपने कमरे की लेने दो अगर झूठा इल्जाम है तो। सौरभ को इतना इल्म था कि उसकी पत्नी चोरी नहीं कर सकती। उसने झट से बोल दिया, ले लो तलाशी, कर लो अपने मन की, अगर ना मिले पैसे तो फिर देखना तुम बुड्ढों की। इतना सुन संगीता तो अलमारी के सामने खड़ी हो जाती है। नहीं, मैं तलाशी नहीं लेने दूंगी। सौरभ अपनी पत्नी को हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही मनोज जी अलमारी खोलते हैं तो वही पर्स कपड़ों के अंदर छुपा कर रखा हुआ था। उसे देखते ही संगीता की आंखें शर्म से झुक जाती है और सौरभ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह संगीता को एक तरफ देखता है। यह क्या है बेटा? मीना जी बोली, तेरी पत्नी ने तो कुछ भी नहीं चुराया था, अब यह क्या है? तभी सौरभ अपनी पत्नी का साथ देते हुए बोला, तुम दोनों ने ही इसका दिमाग खराब कर रखा है, इसलिए ये ऐसी हरकतें करती है। बस क्या था? वहीं सौरभ के कमरे में 2 डंडे पड़े थे। मनोज जी ने डंडा उठाया और सौरभ को पीटना शुरू किया। बस बहुत हुआ तेरा मनमानी, अब निकल मेरे घर से। संगीता मनोज जी को रोकने की कोशिश करती है, तभी मीना जी दूसरा डंडा उसके हाथ पर दे मारती है। मेरे पैसे चुराएगी, मुझे परेशान करेगी। मीना जी संगीता पर और मनोज जी सौरभ पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए और अपने ऊपर किए गए सारे अत्याचार और अपमान को याद कराने लगती हैं। मारते मारते दोनों को घर से बाहर कर देते हैं। उनका सामान भी निकालकर सड़क पर फेंक देते हैं। तभी आसपास के लोग भी आ जाते हैं और मीना जी और मनोज जी के सपोर्ट में कहते हैं, ये काम तो आपको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था मनोज जी। ऐसे बहू बेटों को घर में रखना ही नहीं चाहिए जो बुढ़ापे में भी शांति से जीने ना दे। सौरभ के पास अब कोई चारा ना था। वो अपना सारा सामान और पत्नी बच्चों को ले चला गया और अपने ऑफिस के पास किराए पर मकान ले लेता है। संगीता, जिसका स्वभाव लड़ाकू है, वो अपने पति से भी लड़ती रहती है। तब सौरभ को पता चलता है कि मेरे माता पिता कैसे परेशान होते होंगे। इधर मीना जी और मनोज जी का जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।